नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भरत पर। लब जिहाद के मामले पूरे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी ताज़ा मामला सामने आया है वाराणसी से, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बनारस में पिंडरा बाज़ार है, वहाँ पे एक कबाड़ का व्यवसाय करते हैं प्रदीप गुप्ता। उनकी पत्नी को लेके साकिब नाम का युवक भाग गया है और फ़ोन करके इनको धमकी भी दिया है कि पत्नी की यदि खोजबीन मत करो, पुलिस में जाओगे तो तुम्हारी हत्या भी हम लोग कर देंगे, तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमारे कब्जे में हैं, उनकी भी हत्या कर देंगे। और उसने यह भी धमकी दिया है कि इनको मैं मुस्लिम बनाऊंगा, पत्नी को भी और लड़के को भी। तो प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आप बाएं साइड देख सकते हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है। और हमारे दाएं तरफ है गौरी सिंह जी, जो कि हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रदेश मंत्री हैं। तो पहले हम प्रदीप जी से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है, और ये पूरा मामला गौरीश जी के माध्यम से सामने आया था, तो उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो पूरा मामला है, आपकी पत्नी को लेकर साकिब भाग गया है, पूरा मामला क्या है ये? पूरा मामला है कि वो हमको कल 4 दिन से अब बच्चे लोग को नैहरे छोड़ दिए, उनके ससुरारी। किसको? बच्चे लोग को, लड़की को। कितने बच्चे हैं? 2-3 बच्चे, माने एक बच्चे लड़के को ले गए, 2 लड़की को छोड़ के गई हैं। तो उनको ले गए, ससुरारी छोड़े, फिर उसके बाद यहाँ पे आए। तो कल हमको 4:12 पे फ़ोन किया था। तो वो बोल रहा है कि तुम केस वोस करोगे तो तुम्हारे पत्नी नहीं, मतलब आपको पता कब चला कि जैसे आपके 3 बच्चे हैं ना, 2 लड़कियां 1 लड़के, तो ससुराल में उनको कब छोड़े? मतलब ये पत्नी कब गायब हुई, कैसे? या चौथे दिन पे गायब हुए हैं। अच्छा, 4 दिन पहले। 4 दिन हो गए? हाँ, 4 दिन हो गया। और तो उसके बाद एक रात ससुरारी थे, फिर उसका सुबह रात में आए यहाँ पे। तो वही 3-3:30 बजे के लगभग आए, यहाँ पे आए थे ससुरारी से। तो आए तो वही 4:22 में हमको फ़ोन किया। तो फ़ोन करके हमको धमकी दे रहा है कि हम इनको मुसलमान बनाएंगे, तुम थाना केस करोगे तो हम दो पत्नी या बच्चे को मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। इसमें आपका योगी मोदी कुछ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए डर लग रहा है। अच्छा, आप ससुराल गए थे और यहाँ पत्नी गायब हो गई, ऐसा है? जी। पूरा नहीं, ससुराल नहीं गए थे। ससुराल माने जब गायब हुई पत्नी, जब नहीं मिली तो हम क्या, बच्चे लोग को हम कहाँ रखेंगे? अपना तो ठिकाना नहीं रहेगा खाना पीना के लिए, इसीलिए तो बच्चियों को ले गए ससुराल छोड़ के, तब आए। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी 3 बच्चे साथ में रह रहे थे, फिर पत्नी और एक छोटा जो बालक है 6 साल का, वो गायब हो गया। तो 2 लड़कियां थी, आप उनको ससुराल में छोड़ के आए कि इनको सुरक्षित रहें, ये है बात? जी। अच्छा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो यही फ़ोन करके हमको धमकी दे रहा था, इसीलिए हम थाना में नहीं जा रहे थे। तो भैया हमसे मिले तो बोले कि चलिए हम करवाते हैं, दिक्कत आपको कुछ नहीं होगा। तो ये हम आए हैं, आप मदद मांग लीजिए, एकदम परेशान है। अच्छा, मांगते ही काम कर रहा है हमारा कुछ। अच्छा, अभी थाना वाले क्या बोले हैं? थाना वाला 5 बजे हमको बुलाए हैं। अच्छा। थाना में आज अब जाएंगे। और ससुराल भी बोले थे, अपने ससुर को भी बुला लेना। फ़ोन किए हैं ससुर को, तो वो अभी वो उनका लड़का बात किया, मेरा साला, तो बोले पापा अभी गए हैं कचहरी से आएंगे तो हम उनको बताएंगे। तो अभी फ़ोन उनका आया नहीं है, हम किए थे तो बोले पिताजी को हम भेज रहे हैं। अच्छा, ये साकिब कौन है जो लेके भागा है आपकी पत्नी और बच्चे को? कौन है ये, कैसे परिचय है उसका आपसे? परिचय हमसे दुकान पे रहते थे, तो उनका आना जाना लगा रहता था, उससे धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ गया। काम के लिए आना जाना? बस ऐसे ही, माने भेंट घाट करने के लिए। पास में है क्या दुकान? जी, सटा हुआ दुकान? नहीं, थोड़ा सा दूर पे, हॉस्पिटल के पास में है। वहाँ पे यहाँ पे हमारा मकान यहाँ पे है। यहाँ पे आप जाना शुरू किए थे। वो क्या काम करता है साकिब? साकिब फर्नीचर का दुकान है उसका। अच्छा, तो आपको फर्नीचर वगैरह कभी बनवाना हुआ? हाँ, तो उसी से थोड़ा सा धीरे धीरे रिलेशन बन गया, उनके साथ उठना बैठना हो रहा था। और उसके बाद ये सब कांड हो गया। उस समय एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा। अच्छा, तो फर्नीचर वगैरह बनवाने आप गए थे कभी, फिर उसके बाद मित्रता हो गई? जी। फिर घर पे भी आना जाना रहा? घर पे नहीं था, यहाँ ये दुकान पे था। घर से कोई मतलब नहीं था। घर से कोई मतलब नहीं, यहाँ यही दुकान पे मेरी बीवी भी आती थी, यही के तो धीरे धीरे बातचीत चलने लगा। तो आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि ये जो है दूसरे टाइप का व्यक्ति है, कुछ और इसके मन में चल रहा है? उठना बैठना खाना पीना एकदम था, लेकिन ये कैसे काम कर दिया, हमको यही चिंता सता रहा है।
अच्छा, आजकल तो बहुत चलता है कि मुसलमान धोखा देते हैं और कई सारी फिल्में भी आ रही हैं, जी, लगातार बताया भी जाता है, तो ये आप लोगों को कभी टेलीविज़न में ऐसा देखा नहीं कि इस तरह की चीज़ें? नहीं देखते तो हम, लेकिन इनके ऊपर इतना भरोसा हो गया तो हमको ये शंका नहीं हुआ कि ये ऐसा गलत काम कर देगा। एकदम साधारण सिंपल लड़का था, बातचीत भी करने, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ था, लेकिन हमको कभी जानकारी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे कर सकता है वो। अब मेरी बीवी भी कैसे पाला पड़ गया, हम तो घर पे रहते नहीं थे, यही दुकान पे रहते थे। दोपहर में हमको बच्चे लोग खाना लेके चले आते थे टिफिन में, हम यही खा के यहीं पे सो जाते थे। शाम को भी बच्चे लोग खाना लेके आते थे, रात में यही खा के अपना सो जाते थे। अच्छा, घर आपका दूसरी जगह है? घर बस स्टॉप पे। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं कि मुस्लिम बनाएगा पत्नी और बच्चे? जी जी, ऐसे ऐसे हमको धमकी दे रहा है। अच्छा, ये क्या पूरा मामला लग रहा है, मतलब क्यों ऐसा लेके गया होगा? देखिए, जैसा कि पीड़ित प्रदीप गुप्ता जी ने बताया कि धीरे धीरे इनका आना जाना हुआ, संपर्क बढ़ा, और जिसे मित्र समझते थे, मित्र के इस करतूत से आहत भी हैं, और उसके करतूत के बाद पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो पूरे परिवार सहित आपका सफाया कर देंगे, बच्चे का सफाया कर देंगे, पत्नी का सफाया कर देंगे। तुम्हारे योगी और मोदी कुछ नहीं कर सकते। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना, इसलिए इनको डर भी सता रहा है, ये दहशत में भी हैं, आहत में भी हैं, दहशत में भी हैं। इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे तो इनकी पत्नी व बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इस चीज़ को लेकर ये चिंतित थे। मेरे तक मामला आया, मैंने इनसे बातचीत किया, मैंने कहा कि अगर ऐसा घटना हुआ है तो आप पुलिस में शिकायत करें, डरे ना। इन्हें साहस दिया, इन्हें ढांढस दिया। यह आज थाना फूलपुर पर अपना शिकायत पत्र लेकर गए, लेकिन अफसोस कि वहाँ के भी एक दरोगा के द्वारा मामले को हल्का फुल्का बनाने के लिए, कि मामला हल्का फुल्का है, हल्का बनाने के लिए इस लव जिहाद की घटना को गुमशुदगी का मामला बनाया जा रहा था। मेरे हस्तक्षेप के बाद हालांकि वह गुमशुदगी का मामला बनाने में सफल नहीं हो सके, और फिर सायंकाल का समय दिए हैं, जैसा कि पुलिस का अपना एक ढर्रा है, शाम को आओ, सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम को आओ। आते जाते आदमी थक जाएगा, निराश हो जाएगा, बैठ जाएगा। उसी मंशा पर वह भी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में, तो जैसा कि इन्होंने कहा भी कि देखते हैं, फिल्म वगैरह भी देखते हैं, इन्हें पता है कि ऐसा मुसलमान करते हैं, लेकिन इनका साथी ऐसा करेगा इनको विश्वास नहीं था। यानी कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं, इसी फोबिया के यह भी शिकार थे और ये पीड़ित हुए। जो भी इसके शिकार होगा, इसका आज नहीं कल पीड़ित होगा। उसी का आज हम लोग जीता जागता उदाहरण पिंडरा के इस क्षेत्र में, जबकि पिंडरा वैसे भी बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, और यहाँ इस तरह की घटनाएं प्रायः होती हैं। यहाँ धर्मांतरण की घटना, लव जिहाद की घटना, हम पिंडरा क्षेत्र की बात छोड़ दें, केवल पिंडरा बाज़ार की बात करें, पिंडरा मार्केट की बात करें, तो यह इस साल तीसरा चौथा प्रकरण है। यहाँ के हिंदू युवतियों को, महिलाओं को बरगलाकर, फुसलाकर या उठाकर किसी भी प्रकार से उनको ले जाना, उनके साथ अवैध संबंध बनाना, फिर निकाह का रूप देना, और बाद में उनको कहीं किसी कोने में दफन कर देना। कहीं मामला प्रकाश में आया तो मामला समझ में आता है, नहीं आया तो हिंदू भी अपने घर से भागी हुई या बहला फुसला करके जो भी गई, शिकार हुई, उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लेता है। उनका हत्या हुआ कि क्या हुआ, इसका तो फिर पड़ताल नहीं करता। आज ही एक खबर आई है कि बड़ा गांव थाना क्षेत्र में, पिंडरा के बगल का थाना है, बड़ा गांव थाना क्षेत्र में एक लगभग 25 वर्षीय युवती का नग्न शरीर, सड़ा गला, बोरे में निर्वस्त्र मिला। वह लड़की कौन है? हमें नहीं कहते कि वो भी ऐसी लव जिहाद की शिकार ही है, हम 100% दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा यह निश्चित दावा है कि ऐसी लड़कियां वैसी ही शिकार बनी हुई हैं। और मैं तो इसमें वाराणसी पुलिस से यह भी मांग करूंगा कि आज जो 100 निर्वस्त्र सड़ी गली बोरे में बधी प्राप्त हुआ, बरामद हुआ बड़ा गांव पुलिस को, उसके तह तक भी जाएं, कहीं कहीं वह भी लव जिहाद की पीड़िता तो नहीं। अच्छा, उसको इतना बल कहाँ से मिल रहा है जो वो कह रहा है? मतलब फर्नीचर की दुकान में काम करता था कि दुकान उसकी है? दुकान उसकी। अच्छा, उसको जहाँ तक बल की बात है, देखिए बल तो इन लोगों का एक बहुत संगठित एक संगठन है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता। लोग
हिंदूनिष्ठ जो संगठन है उस पर बड़ा उंगली उठाते हैं, बड़ा विरोध करते हैं। हमारे हिंदू भाई जो नादान हैं, जो इस बात को नहीं समझते, उन लोगों का संगठन कितना गहरा है, हम आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देंगे कि मुसलमानों की स्थिति आज यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी मोहल्ले में यदि किसी मुसलमान को कोई हिंदू एक थप्पड़ मार दे तो वह अपने नज़दीकी मस्जिद में जाता है, नज़दीकी मस्जिद में जाकर पूरा घटनाक्रम बताता है। नज़दीकी मस्जिद इस बात की सूचना तुरंत दिल्ली के जामा मस्जिद को देता है। दिल्ली के जामा मस्जिद की जो कमेटी है उसके पास पूरा डेटा है कि किस मोहल्ले में, किस थाना में, किस ज़िले में कौन कौन से उनके मुस्लिम ऐसे युवा हैं, उनके लिस्ट में एक पूरी सूची है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका फेसबुक ग्रुप है। उस ग्रुप के जरिए वो 2 मिनट में ये सूचना प्रसारित करते हैं और हम देखते हैं कि 10 मिनट के बाद, थप्पड़ मारने के 10 मिनट के बाद उस सड़क पर 10,000 मुसलमान हथियार लेकर के खड़े हो जाते हैं, उग्र रूप में आ जाते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है कि उसको बल कहाँ से मिल रहा है, उसको बल तो इतने हाई, उसका जो इतना हाई कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे योगी और मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से यह मानिए कि ऐसे संगठनों का वह सक्रिय सदस्य है, उसको बल वहाँ से मिल रहा है। अच्छा, जो साकिब है उसकी फर्नीचर की दुकान है, मालिक है दुकान का? जी जी। तो अभी उसकी दुकान बंद है? जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए जो साकिब है वो शादीशुदा था कि? शादीशुदा। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। घर कहाँ है उसका? घर पड़ा है। मुगल सराय की तरफ? जी जी। तो उस मतलब जब आप लोग का ये मित्रता बन गई, आने लगा आपके घर, भोजन वोजन भी कभी करता होगा? भोजन माने हम टिफिन में लाते थे, उसको देते थे, वो भी अपने घर से लाता था, हमको देता था। कभी उसके पत्नी बच्चे भी आए आपके घर या आप नहीं, कभी गए? नहीं, उनके घर जाते थे। आप गए हैं उनके? जी जी जी। अच्छा, तो उनकी पत्नी का कैसा व्यवहार रहा? ठीक था। तो अब नहीं जा रहे हैं कि तुम्हारा पति लेके भाग गया है? नहीं, वो तो अभी पड़ा पे है, यहाँ माने यहाँ पे भाड़े पे रहते थे ना, तो फैमिली लेके यहीं पे रहते थे। अच्छा, यहीं पे आना जाना था। हाँ, तो मतलब पूरा पारिवारिक माहौल हो गया था। आपकी पत्नी भी उनके यहाँ जाती थी, उनकी पत्नी भी आती थी, मतलब पत्नियों का भी आपस में लिंकअप था। हाँ। तो मतलब ये माना जाए कि ये जो पूरा षड्यंत्र है जो वो लेके गया है, उसकी जो बीवी है उसका भी इसमें साठगांठ है? नहीं, उसको कुछ जानकारी नहीं है। जी नहीं। क्या बोल रही है? बोल रही जो आपको करना है करो, हम क्या करें, हमारा तो बीवी आदमी गायब हुआ, हम किसके पास जाएं 2 बच्चे के लेके। नाटक करेगी? सही में बोल रही? क्या लग रहा है? सही बोल रही है। ये अबोध हैं, ये नादान है। नादान न होते तो उससे दोस्ती न करते, दोस्ती भी करते तो घर से उसका संबंध न रखते, घर से संबंध भी रखते तो कम से कम भोजन का संबंध न होता, थाली का संबंध न होता। थाली के संबंध के बाद पत्नी का भी संबंध बनाने में, पत्नी से भी संबंध बनाने में वह कामयाब हुआ। तो निश्चित रूप से ये नादान है, हमारे नादान हिंदू भाई हैं। और इसमें पत्नी भी निश्चित रूप से, पत्नी भी वो एक किरदार के रूप में भूमिका निर्वहन कर रही है। ये जो सूचित कर रहे हैं, इसकी सूचना को वहाँ तक वह प्रेषित कर रही है। क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी जानकारी वह दे रही है। इसकी भी ऐसी जानकारी मुझे मिला है। अब इनकी नादानी है, इनका निर्दोषपन है, इनकी नहीं समझ पा रहे हैं उस नेक्सस को, उस षड्यंत्र को, उस रणनीति को, कूटनीति को, वो अलग विषय है। जी, तो आपने देखा ही किस प्रकार से जब फिल्में बनती हैं लव जिहाद पे, तो जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है वो कह देता है कि प्रोपेगेंडा है। लेकिन जिस प्रकार से केरल स्टोरी में दिखाया गया कि जो बुर्के वाली महिलाएं हैं या जो पूरा इनका एक नेटवर्क होता है, कुछ उसी तरह का नेटवर्क ग्राउंड पे भी हम लोग देखते हैं। अब भले ही लोग कुछ भी कहें, अब ये एक मतलब फर्नीचर की दुकान चलाता था, उसकी पत्नी कोई बहुत अच्छा तो स्टेटस नहीं रहा होगा पत्नी और बच्चों का, बहुत मतलब अमीर हैं क्या? जी नहीं, बहुत अमीर भी नहीं है, लेकिन इतनी उसका हिम्मत हो गया है कि मोदी योगी कुछ नहीं कर पाएंगे, धमकी दे रहा। तो कहीं ना कहीं एक गहरा नेटवर्क है जो गौरीश जी बता भी रहे हैं, जैसा आप सभी लोग जानते भी हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र देश में चल रहा है। एक और बात करेंगे गौरीश जी से। अब अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी यहीं पिंडरा से ही शायद की, एक दलित लड़की कोई है कि उसने कुछ मुसलमानों के सर काट के काली मंदिर में चढ़ा दिए, ऐसा कुछ खबर आया था जी। क्या था वो? हाँ, ये एक फेक न्यूज़ था और इसमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन इस बात की सत्यता है कि यहाँ की दलित युवतियों को, हिंदू युवतियों को, हमारे पिछड़े वर्ग के युवतियों को
कोई न कोई खेमा, कोई न कोई वर्ग बना कर के उनको बांट करके कि एकजुट न हो पाएँ, दलित अलग रहे, ओबीसी अलग रहे, जनरल अलग रहे, यानी कि जो हिंदू शब्द है इससे उनको अलग करना, उसके बाद उनको प्रताड़ित करना, उनको अपने गिरफ्त में लेना और अपना पूरा जो जाल है उस जाल का शिकार बनाना, इस तरह की प्रक्रिया यहाँ चल रहा है। हाँ, वो सर काटने वाला जो खबर है वो फर्जी है। अच्छा, मुसलमानों द्वारा यहाँ दलित युवतियों पे, मतलब हिंदू पे अत्याचार है क्या? तभी मतलब एक खबर तभी बनी जब इस तरह की कुछ बात रही होगी। बिल्कुल, इस तरह मैं बताया कि आपको पिंडरा क्षेत्र में मेरा लगातार कार्य चल रहा है। मैं बहुत बारीक नज़र रख रहा हूँ पिछले 10 साल से, और मैं यहाँ बताऊँ कि आपके भी संज्ञान में कई मामले आए पिंडरा के, और पिंडरा में बहुत गहरा तंत्र इन लोगों का है। प्रशासन आँख मूंदी हुई है, शिकायत करने पर शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव बनाता है कि इस तरह के भी घटनाओं को गुमशुदगी का मामला बना करके, जैसे आज प्रयास हुआ फूलपुर थाना के दरोगा के द्वारा, तो इसमें निश्चित रूप से यहाँ के जो मुसलमान हैं वह दलित युवतियों को, हिंदू युवतियों को, सारे लोगों को अपना शिकार बारी बारी से बना रहे हैं। और हम हिंदुओं का क्या है कि उसका गला फंसा है, मेरा क्या, मैं किनारे हूँ। इस तरह की स्थिति, इस तरह की मनोभावना से भी हिंदुओं को बाहर आना होगा। जैसे एक शेर है कि उसके मौत पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे मौत पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए हम सभी हिंदुओं को इस बात को चेतना चाहिए। आज इस घटना पर मुझे इस बात की खुशी है कि पिंडरा के व्यापारियों ने पूरा साथ दिया। दर्जनों व्यापारियों में आक्रोश रहा, रोष रहा, और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के थाना पर गए और शिकायत को दिया गया। तो इस पूरे मामले से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक नेटवर्क है, जिस प्रकार से साकिब ने इनको धमकी भी दी कि तुम्हारी पत्नी को और बच्चे को मुसलमान बनाएंगे, तो समझ में आता है कि एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से साकिब को पैसा मिला होगा कि तुम इतने लोग को कन्वर्ट कराओ, धर्मांतरण कराओ, तो उस प्रकार से पैसा मिलेगा। नहीं तो क्या हो सकता है, वो भी विवाहित था और ये भी विवाहित है, किसी को पत्नी के लेके भागने क्या हो सकता है। पहले भी लोग कह सकते हैं कि भाई एज का होता है, वो यहाँ सिस्टम नहीं है। पूरी योजना के साथ इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए एक योजना के तहत उनको पैसा मिला होगा। और क्योंकि कई सारे मामले हम लोग देखते हैं, अब मिर्ज़ापुर में, प्रयागराज में प्रतिदिन मामले आते हैं। एक मिर्ज़ापुर का मामला था कि एक लड़की थी, मुस्लिम को राखी बांधती थी, फिर बाद में उसने उसका बलात्कार किया। तो इस तरह के कई मामले हैं। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि कुछ भी कीजिए, कुछ भी पालिए, जैसा कि गौरी जी कहते भी हैं। एक विषय और हम रखना चाहेंगे कि ये जो चल रहा है षड्यंत्र, अब षड्यंत्र का कितना गहरा पैठ है कि 2020 में थाना फूलपुर पर मैंने एक प्राथमिकी दर्ज कराया था। उसमें मुझे फ़ोन आया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं हिंदुओं के हितों के लिए कार्य करता हूँ, निडरता से, निष्पक्षता से कार्य करता हूँ। तो मुझे फ़ोन आया कि बहुत हिंदुओं का आवाज़ बुलंद कर रहे हो, तुम्हें निपटा दिया जाएगा। और मैंने एफआईआर में जो कंटेंट दिया है उस कंटेंट में भी उसने यह बात बोला है जो इन्हें बोला गया, गुप्ता जी को पीड़ित, कि मोदी और योगी कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को निश्चित रूप से यह भी है कि मोदी और योगी से उन्हें चिंता भी है, यह कहकर के वो दिखाना भी चाहते हैं कि हम निडर हैं, हम उनसे डरते नहीं, लेकिन यह भी है कि बहुत हद तक वह निडर भी हैं। तो उसमें एफआईआर हुआ, जान से मारने का धमकी दिया गया। मैंने बाकायदा उनको नंबर दिया, थाना को नंबर दिया जिस नंबर से मुझे फ़ोन आया। अंत में हमको थाना द्वारा यह कह करके एफआईआर लगा दिया गया मामले में कि ये फ़ोन सऊदी अरब से है। क्या बताइए कि थाना फूलपुर सऊदी अरब जाएगा? यह प्रश्न हमसे दरोगा ने किया। हम कहे कि इसका उत्तर आपके पास, मेरे पास नहीं है। और यह प्रश्न करके उस मामले में एफआईआर लगाए। हालांकि इस बात को स्वीकार किए हैं एफआईआर में कि इस तरह का जो घटना है, घटना सत्य है। उसके बावजूद आरोपियों तक पुलिस की पकड़ नहीं होने के नाते, आरोपियों तक पुलिस की पहुंच नहीं होने के नाते इस मामले में एफआईआर लगाया जाता है। तो उसको तलाशे मुलजिमान एफआईआर बोलते हैं। तो तलाशे मुलजिमान एफआईआर लगाया गया। तो पिंडरा संकट में है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और डीजीपी यूपी से, कमिश्नर वाराणसी से, सीपी साहब से सबसे आग्रह करेंगे कि पिंडरा को ऐसे षड्यंत्रकारियों से बचाइए, पिंडरा को ऐसे आताताइयों से बचाइए, पिंडरा को ऐसे कट्टरपंथियों से बचाइए। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी भी मुसलमानों से दूरी बना के रखें, क्योंकि इस तरह के कई सारे मामले प्रतिदिन आते हैं और
भरोसा करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं देखने में आती है कि जैसा कि प्रदीप गुप्ता जी बता रहे हैं कि देखने में तो बड़ा सीधा साधा था, व्यवहार भी सही था, लेकिन कब इस तरह का खेल हो जाए और आपका परिवार बिखर जाए, तो उससे बचने के लिए सावधानी बरतिए और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।